दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन की डेट है उनको अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि पूरे दिन न्यूज देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो में कुछ चीजों को देख लें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है और क्या क्या डेट है। ओके, क्योंकि न्यूज चैनल्स पर डिबेट ऑलरेडी होती रहेगी। हम यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वे में देना चाहेंगे। इसमें आपको ये बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें युवा कितने हैं, यूथ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो डेट अनाउंस की है वो क्या है, और भी कुछ जरूरी जो फैक्ट्स हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीसी के द्वारा जो है बताए गए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, भारत में जो भी चुनाव प्रणाली होती है इसको करवाने का जुम्मा जो होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, चुनाव आयोग के पास में। तो भारत में जो चुनाव होते हैं वो इसकी मदद से कराए जाते हैं। यही एक जो है रेगुलेटरी बॉडी होती है इसकी। इसमें 3 लोग होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके बाद में 2 लोग होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग जो है इलेक्शन कमिश्नर है और कौन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो यहाँ पर अगर मैं मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूँ तो सुनील अरोड़ा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर की बात करूँ तो 2 लोग हैं, जिसमें एक अशोक लवासा और सुशील चंद, ठीक है। तो इनके नाम यहाँ पर आप नोट कर लें। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि जो नई घोषणाएं की गई हैं इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम बोलते हैं आचार संहिता। तो जिस डेट को चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, तो उस डेट से जो है ये आचार संहिता अप्लाई हो जाती है। तो इसमें भी कई सारे क्लॉजेस हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो सुनील अरोड़ा हैं इन्होंने जो है चुनाव की घोषणा की, तो उसके साथ से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये अप्लाई हो गया। और यहाँ पर जो जरूरी फैक्ट है इसमें नंबर 1 क्या है कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इन्होंने बताया कि इस बार 90 करोड़ मतदाता जो है वोट डालेंगे, ठीक है। 90 करोड़ जो है मतदाता टोटल मिलाकर वोट डालेंगे, जो कि पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा है। और इस बार जो है ईवीएम मशीनों पर सारे उम्मीदवारों की तस्वीरें भी रहेंगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें एक साइड में जो बटन बने होंगे तो इधर उनकी तस्वीरें भी बनी हुई होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि युवा जो है, जो यूथ है, वो लगभग 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ जो युवा है ये इस बार मतदान में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी एज जो है 18 से 19 साल के बीच में है। और इस बार जो है देश के सभी बूथों पर BVPAT इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो अगर हम BVPAT की बात करें तो इसका मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसको हम कहते हैं VVPAT, ठीक है। तो ये क्यों, ये मशीन का यूज़ क्या होता है? देखो, इस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है इसके साथ में अटैच कर दिया जाता है। ओके, अगर कोई भी जब कोई भी जो है कैंडिडेट गया, अगर वो वोट डालने जब जाता है, ठीक है, तो जब कोई वोटर जब वोट डालता है तो उसके बाद में एक कंफर्मेशन स्लिप निकलती है। ओके, तो इस स्लिप में एक फिजिकली तौर पर वो देख सकता है कि उसने जिसको वोट डाला है वो चीज़ यहाँ पर भी आ रही होगी। और यहाँ पर एक बॉक्स रखा होगा, इसमें ये बॉक्स में ये वाली स्लिप कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको एज अ टैली किया जा सकता है जो है वोटिंग मशीन के वोट के साथ में, ताकि पता चल जाए कि क्या एग्जैक्टली दोनों वोटों के मिलान सही यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, ऐसा किसी केसेस में किया जा सकता है। ओके, तो इस बार इनका हर एक बूथों पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये भी है कि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जैसे चुनाव की रैली हो रही है जो कि रात को 10 बजे से 11 बजे तक चल रही है, तो उस समय 10 बजे के बाद जो है वो लाउड स्पीकर का यूज़ वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ये आचार संहिता में कंसिडर होता है। ओके, और इसकी कंप्लेंट अगर होती है तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी किया जाएगा। ओके, और मतदान से पहले 48 घंटों के लिए लाउड स्पीकर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। मतलब जिस डेट को जो है आपका इलेक्शन है, ठीक है, जिस डेट को जो इलेक्शन वोट डाले जाएंगे उस डेट से, ठीक है, 48 घंटे पहले, ओके, 48 घंटे पहले पूरी तरीके से जो है लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर जो है वो रोक लगा दी जाती है। तो ये भी चीज़ें कि इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता में आती हैं। और इस बार जो पोलिंग पार्टीज होती हैं, जो लोग वोटिंग मशीन को ट्रेवल करती हैं, इधर से उधर ले जाती हैं, तो इनकी गाड़ियों में GPS लगाने की सुविधा भी इस बार की जाएगी। GPS लगाया जाएगा, ताकि पिछली बार आपने देखा होगा कुछ एलिगेशन भी लगाए गए थे कि एक बगैर नंबर की गाड़ी में जो है वोटिंग मशीन ट्रेवल हो रही थी, इधर से इधर जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों को ट्रैक किया जाएगा GPS के द्वारा, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा। ओके,
एक चीज़ यहाँ पर और है कि जो चुनाव आयोग है इन्होंने लोकसभा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, जो आपसे पूछा सकता है कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1950 है, इसको जारी कर दिया गया है। और एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहा है चुनाव आयोग जिसमें कंप्लेंट आप कर सकते हैं और 100 घंटों के अंदर जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वायलेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है 100 घंटों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जा रही है। इस बार जो है जो भी कैंडिडेट होगा उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी ताकि उसके खर्चों को वहाँ पर कंसिडर किया जाए कि वो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चला रहा है उसमें कितना खर्चा वहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ बेसिक हो गई। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो डेट है, ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पर डेट्स बताना चाहूँगा। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप देख लें। लोकसभा इलेक्शन की पहले 7 चरण में जो है चुनाव होगा। 7 चरण का मतलब है कि आप ये मान के चलें कि 7 दिन जो है डिफरेंट डेज में वोट डाले जाएंगे। जो पहला चरण है ये है 11 अप्रैल को, ओके। इसके बाद दूसरा चरण जो है ये 18 अप्रैल को है। उसके बाद में 23 अप्रैल, फिर 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को। ठीक है, और जो वोटों की गणना है, गिनती है, वो की जाएगी 23 मई को। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 मई को हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे भारत में नया प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। और आप लोग जरूर जो है इस इलेक्शन के पर्व में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। और अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी आप यहाँ पर नोट कर लें कि कौन सी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो 51 निर्वाचन क्षेत्र, 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है यहाँ पर कंसिडर होंगी 20 स्टेट में। और फेज 2 में 97 निर्वाचन क्षेत्र हैं। फेज 3 में 115 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में जो 7 चरण हैं इसमें हर एक चरण में वोट डाले जाएंगे डिफरेंट सीट्स पर। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं कहूँ फेज 3 का जो इलेक्शन होगा उसमें 115 सीट है। ठीक है, 115 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसके 14 स्टेट कवर होंगे। ठीक है, 14 स्टेट में इतनी सीटों पर चुनाव होंगे, ओके। और फेज 4 में 71 जो है निर्वाचन क्षेत्र कंसीडर होंगे 9 स्टेट के मिलाकर। और 51 जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 7 स्टेट जो है यहाँ पर आते हैं फेज 5 में। फिर फेज 6 में 59 सीट्स हैं और फेज 7 में 59 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लें। बिहार में भी वैसे 7 चरणों में चुनाव होगा। और ये रही छोटी सी आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप सभी अभी इंतजार कर रहे होंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करनी होती हैं। और जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर जो है उनको फॉलो करना होता है जिससे कि जो इलेक्शन हो वो एकदम फ्री हो और फेयर हो सके। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसको फोर्स कौन करता है, अप्लाई कौन करता है, अप्लाई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इट इज इन्फोर्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कब इफेक्ट होता है, जैसे ही जो इलेक्शंस के जो है डेट अनाउंस कर दी जाती है तब से इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है, ओके। और दोनों जगह होता है, स्टेट असेंबलीज और लोकसभा दोनों पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अप्लाई किया जाता है। और इसमें डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इलेक्शन कमीशन की पूरी एक वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड है जिसमें बहुत सारी क्लॉजेज में डिफाइन कर रखा है कि क्या चीज़ इसके अंदर आती है, क्या चीज़ नहीं आती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस बार स्ट्रिक्टली इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि आर्मी सिंबल्स को किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं यूज़ कर पाएगी। अगर उसने अपना मंच लगाया है तो उस पर किसी भी तरीके की जो है मतलब सेना का जैसे सिंबल लगा दिया या फिर कुछ लगा दिया, वो चीज़ें अलाउ नहीं है। या फिर आप आर्मी के ड्रेसेस को इलेक्शन रैली में कंसिडर नहीं कर सकते। तो आपने अभी देखा होगा कि ये दिल्ली के बीजेपी चीफ हैं जिनका नाम है मनोज तिवारी, तो ये भी सेना की वर्दी में भी बाइक पर गए थे एक रैली में। तो इस तरीके से जब आचार संहिता लगा दी गई उसके बाद से चीज़ें अलाउ नहीं होंगी, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पाई जाएंगी, ओके। तो ये चीज़ें हैं और आप सभी को थोड़ा सा इसमें ध्यान भी रखना है। और मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपना जो है वोट जरूर डालें और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो आप उसको जरूर वोट दें। जो भी है आपको जिसको वोट देना है आप उसके लिए फ्री हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप वोट डाल सकते हैं। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ही कुछ इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, आप सभी के लिए कुछ कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, तो आप इनको यहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट को जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दें, आपकी क्या ओपिनियन है इस चुनाव के बारे में, ताकि आपके भाई लोग भी इस वीडियोस को के द्वारा देखें और आपके कमेंट्स को पढ़ सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।